आई एम डॉक्टर जितेंद्र कुमार पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। सभी को प्रणाम। आज जो है हम इकाई 16 और 17 के बारे में चर्चा करेंगे। इकाई 17-16 के अंतर्गत मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण पार्ट 1 है और यही हम इकाई 17 के अंतर्गत मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इकाई 16 के अंतर्गत हम प्रस्तावना, उद्देश्य, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, खासकर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही विचरणशीलता की भी माप की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रसार क्षेत्र, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मालक विचलन की चर्चा करेंगे और फिर आगे चल करके हम सापेक्षिक स्थिति के माप के लिए जो है परसेंटाइल की गणना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मात्रात्मक विश्लेषण के लिए कौन कौन सी सांख्यिकी का उपयोग होता है। सांख्यिकीय माप मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है वर्णनात्मक और एक होती है अनुमानात्मक। ठीक है, जिसे हम जो है सम और डिटेल से आगे समझ सकते हैं। वर्णनात्मक सांख्यिकीय मापों का उपयोग किसी विशेष समूह की व्याख्या के लिए किया जाता है। एक नमूने से प्राप्त अनुमानित सांख्यिकीय मापों का उपयोग उसी नमूने से चुने हुए समान समूह के लिए किया जाता है। अर्थात 2 तरह की हमारी जो स्टैटिस्टिक है, एक है डिस्क्रिप्टिव है, एक इन्फ्रेंशियल इसे बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं कि आंकड़े लेते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उसके आधार पर व्याख्या करते हैं। लेकिन जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तब हम वो इसमें जो रिसर्च की भाषा में कहें तो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, उससे हम सैंपल लेते हैं। सैंपल पे हम प्रयोग करते हैं और सैंपल के आधार पर, जिसे हम हिंदी में नमूना भी कहते हैं, न्यायादर्श भी कहते हैं, उस पर हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग के बाद जो हमारे पास निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष को हम केवल उस समूह पर ही लागू कर पाते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं। शैक्षिक अनुसंधान में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली अगर हम मापों की बात करें, खासकर वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत, तो इसमें हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आती है, विचरणशीलता की माप आती है और सापेक्ष स्थिति की माप आती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्या है, क्या उद्देश्य है हमें वर्णनात्मक सांख्यिकी में सांख्यिकी उपयोग करने की। सबसे पहले ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड इत्यादि जो चीजें होती हैं, इनकी हम गणना कैसे करें, खासकर जब हमारे पास आंकड़े जो है वर्गीकृत हो या अवर्गीकृत हो, ऐसी स्थिति में। विभिन्न विचरणशीलता की मापन, विचरणशीलता के अंतर्गत हम प्रसार क्षेत्र, जिसे हम रेंज की बात करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन की बात करेंगे, मीन डेविएशन की बात करेंगे और साथ साथ हम मानक विचलन, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। सापेक्ष स्थिति को माप के भी समझेंगे। सापेक्ष स्थिति के अंतर्गत हम जो है परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक, इन दोनों चीजों के बारे में चर्चा करें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से। केंद्रीय प्रवृत्ति किसी समूह का केंद्रीय मान या औसत मान है। माध्य, माध्यिका तथा बहुलक सामान्यतः उपयोग होने वाले 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। जैसा कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ऐसी माप जिसके अंदर जो है केंद्र मुख्य बिंदु है, केंद्र को ध्यान में रखते हुए चीजें की जाती है। इसके अंदर जो भी आंकड़े होते हैं जिनका हम विश्लेषण करते हैं वो मुख्यतः केंद्र की ओर इंगित करते हैं। इसीलिए इसके अंदर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये विशेष चीजें हैं, इनका उपयोग किया जाता है। अब सबसे देखते हैं कि करके ये है क्या। सबसे पहले बहुलक। बहुलक का अभिप्राय है समूह में सबसे अधिक बार आने वाला मान है। अर्थात कोई संख्या है और उसमें अगर हम बहुलक निकालना चाहें तो हमें ये देखना होगा कि ऐसी कौन सा मान है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार आ रहा है, उसे हम बहुलक कहेंगे। दूसरे नंबर पे है माध्यिका। समूह में आंकड़ों के क्रम में मध्य का मान। जो हमारे पास आंकड़े होते हैं, अगर हम उनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करें, खासकर जैसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में जो हमें मध्य मान प्राप्त होता है उसे हम माध्यिका कहते हैं। वहीं पर जो तीसरा है वो है माध्य। माध्य समूह में मानों की कुल संख्या में विभाजित सभी मानों का योग है। अर्थात हमारे पास जितने भी सांख्यिकीय जो आंकड़े इकट्ठा हुए हैं, उन आंकड़ों को हम व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करने के बाद उनको आपस में हम जोड़ लेते हैं और उनकी जितनी संख्या होती है, जब उससे हम उसको विभाजित कर देते हैं तो जो हमें मान प्राप्त होता है उसे हम माध्य कहते हैं। इस प्रकार बहुलक, माध्यिका और माध्य, ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, इन माप के अंतर्गत मुख्य रूप से हम अध्ययन करते हैं। एक एक करके हम आगे अध्ययन करेंगे। माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं और बहुलक किसे कहते हैं। सबसे पहले आता है हमारा माध्य। वितरण का माध्य सामान्यतः अंकगणितीय औसत के रूप में माना जाता है। अगर हम इसको अर्थमेटिक में बात करें तो इसे हम जो है औसत भी कहते हैं, एवरेज कहते हैं। माध्य की गणना प्रक्षिणों
अंकों के योग को जोड़कर उनको पदों की कुल संख्या से विभाजित करने की जाती है। हम इसमें जब भी हम इसका उपयोग करते हैं तो जो हमारे पास आंकड़े होते हैं जिसे हम प्रेक्षण कहते हैं, उन अंकों को हम आपस में जोड़ लेते हैं और उनकी जितनी संख्या होती है उससे हम उसका विभाजन कर देते हैं। इससे जो मान हमें प्राप्त होता है उसे हम माध्य कहते हैं। प्राप्तांकों के माध्य से विचलन का योग सदैव शून्य होता है, अर्थात इसमें जब हम माध्य जो प्राप्त करते हैं उस माध्य से जो विचलन देखते हैं, विचलन मतलब डेविएशन, जैसे हम अभी आगे इसको अध्ययन भी करेंगे कि हम जो आंकड़े इकट्ठा किए हमने उनको जोड़ा और जोड़ करके जो विभाजन किया, जो हमारे पास जो अंक आया वो हमारा माध्य। अब माध्य से जो बाकी अंक के बीच में अगर हम उसको देखें कि बाकी जो अंक हैं और जो माध्य उनसे उनकी दूरी कितनी है, तो जो दूरी हमारे बीच में आती है अगर उस दूरी को हम जो उससे जोड़ दें अंक से, तो हमारे पास हमेशा जो है शून्य प्राप्त होगा। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का बहुत ही संवेदनशील माप है, अर्थात ये ऐसा एक माप है अगर इसमें कुछ भी घटा बढ़ा दिया जाए तो ये इसका मान परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी घटाया या बढ़ाया जाए तो मान जो है माध्य प्रभावित होता है, तो शोधकर्ता जो है उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम अंकों को दिए गए समूह में कुछ जोड़ते, घटाते, गुणा या भाग करते तब माध्य का मान बदल जाता है, अर्थात इसमें अनावश्यक रूप से कोई चीज घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। जब भी घटाई बढ़ाई जाएगी तो इससे माध्य में परिवर्तन देखने को मिलेगा। माध्य की गणना कब की जाती है इस पर ध्यान देते हैं। आंकड़े सममित रूप में वितरित हो, अर्थात आंकड़े ऐसे हो जो एक आइडियल रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी आपके जो आंकड़े हो, जो हमने इससे पहले की जो इकाई 14 और 15 में पढ़ा था कि हम जब भी आंकड़े जो इकट्ठा करते हैं वो नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और रेशियो, ये 4 स्केल पे इकट्ठा करते हैं। तो हमारे आंकड़े जो भी हो वो एक स्केल पे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने नॉमिनल स्केल जो है ऑर्डिनल, इंटरवल अलग अलग स्केल पे इकट्ठा कर रखे हैं तो ऐसी स्थिति में जो है हमें मान ज्ञात करने में दिक्कत होगी। आंकड़े सतत होने चाहिए, यानी आंकड़े जो हमारे हैं वो कॉन्टिन्यूअस में होने चाहिए। 2 प्रकार के आंकड़े जो हमने पहले पढ़े थे, एक डिस्क्रीट पढ़ा था, एक कॉन्टिन्यूअस। ऐसे आंकड़े जिनको एक पूर्णांक में ही विभाजित किया जा सकता है उन्हें हम डिस्क्रीट कहते हैं। ऐसे आंकड़े जिनको हम छोटी से छोटी इकाई में बांट सकते हैं उनको हम सतत कहते हैं। तो अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो ऐसी स्थिति में हमारे जो आंकड़े होने चाहिए हमेशा सतत होने चाहिए, अर्थात कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होने चाहिए। आंकड़े अंतराल पैमाने पर प्रदर्शित किए गए। माध्य जानने के लिए अगर आपको जानना है तो जो आंकड़े हैं वो हमेशा इंटरवल स्केल पे होने चाहिए, ना कि नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे। इंटरवल स्केल है या उससे ऊपर की स्केल पे होंगे तभी आप माध्य का ज्ञान कर पाएंगे। माध्य बाद में अन्य सांख्यिकी की गणना की जानी हो। माध्य तब हम ज्ञात करते हैं जब हमें केवल माध्य जानना हो, या हम उस स्थिति में ज्ञात करते हैं जब हमें माध्य के बाद अन्य किसी सांख्यिकी की गणना करनी होती, जैसे हम टी टेस्ट लगाने जा रहे हैं या हम उसके आगे और भी प्रकार के जो परीक्षण होते हैं, पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है, उनको भी जानना होता है, तब हम माध्य का उपयोग करते हैं ताकि हमें आगे विश्लेषण करने में सहायता मिले। नमूने का केंद्र ज्ञात करने पर ध्यान देना हो, अर्थात हमें ये जानना हो कि जो हमारे पास जो सैंपल से जो डेटा आया है उसका सेंट्रल पॉइंट क्या इंगित करता है, ऐसी स्थिति जाननी हो तब भी हम माध्य का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे मुख्य रूप से ऐसे पॉइंट थे जिनसे के आधार पे हम ये तय करते हैं कि हमें माध्य जानना है या नहीं। अब हम देखते हैं जो माध्य होता है वो जानने के कई सारी विधियां होती हैं। मुख्य रूप से जब हमारे पास आंकड़े अवर्गीकृत हो, जब वर्गीकृत होता है तो हमारे पास माध्य जानने का दूसरा फॉर्मूला यानी सूत्र होता है, और जब हमारे पास आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम जो है निम्नांकित फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। जब नमूने का आकार छोटा होता है, अर्थात n जो है कम है 30 से, जब हमारे पास जो सैंपल साइज है वो 30 से कम है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो हमारे आंकड़े होते हैं उनको हम व्यवस्थित नहीं करते बल्कि अव्यवस्थित रूप में या अवर्गीकृत रूप में ही हम उन आंकड़ों का माध्य जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आंकड़ों के सभी मान हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, उनका योग कर लेते हैं और उनकी संख्या से हम उनको विभाजित कर देते हैं, तो हमें माध्य प्राप्त हो जाता है। इसका सूत्र निम्नलिखित है। माध्य जिसे हम इंग्लिश शब्द m में डिनोट करते हैं, इक्वल है, और उसके बाद है समेशन x। समेशन का अभिप्राय है जोड़ना, और x का मतलब है जो वैल्यू है उसको, और डिवाइड बाई n। n का मतलब जो वैल्यू है उसके वो कितने नंबर में है। तो इसका फॉर्मूला हो गया समेशन x डिवाइड बाई n, जहां पर समेशन x सभी अंकों, प्रक्षणों, मानों का जो योग है, और n का है नमूने का आकार या पदों की कुल संख्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर
कि 12 प्रतियोगी जो विद्यार्थी हैं उनके आईक्यू का स्तर दिया गया है, किसी का 48 है, 52 है, 63 है, 56, 76, 98 अलग-अलग रूपों में प्रदर्शित किया गया है। इनका अगर हमें माध्य जानना हो, चूँकि इनकी संख्या 30 से कम है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, माध्य जानने के लिए जितने हमारे पास मान हैं, हम उनको आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद में उनको हम उनकी संख्या, चूँकि इनकी संख्या टोटल ये जो है 12 विद्यार्थियों के मान हैं, जो अलग-अलग रूपों में हमने उससे विभाजित कर दिया 12 से। टोटल हमने जब किया सभी मानों को जोड़ा तो 828 यानी 828 प्राप्त हुआ और संख्या 12 है, 12 से विभाजित कर देंगे तो 69। तो यहाँ पर जो 69 है वो उपरोक्त जो हमारे पास विद्यार्थियों के जो आईक्यू का स्तर है उसका माध्य हमें प्राप्त हो जाता है। ये माध्य जानने का सबसे आसान तरीका है जब हमारे पास आंकड़े अवर्गीकृत हो और 30 से कम हो। अब हमारे पास आता है वर्गीकृत। जब हमारे पास आंकड़े 30 से ज़्यादा होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें आंकड़ों को एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज करना होता है ताकि हम माध्य या अन्य जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं उन्हें आसानी से जान सकें। इस विधि का उपयोग सामान्यतः बड़े आकार के नमूनों के साथ किया जाता है जब आंकड़ों को बारंबारता वितरण तालिका अर्थात वर्ग अंतराल और बारंबारता में व्यवस्थित किया जाता है। बारंबारता वितरण तालिका से माध्य की गणना के लिए 2 विधियां हैं, एक है लंबी विधि और एक है संक्षिप्त विधि। एक एक करके देखते हैं। माध्य करने की सबसे पहले हम देखते हैं लंबी विधि क्या होती है। लंबी विधि की सहायता से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार है। माध्य जिसे m से डिनोट किया गया, समेशन, यहाँ पर देखिए बीच में f है, f का मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है और x का मतलब वैल्यू, ठीक है। तो समेशन fx अपॉन n, जहाँ f का मतलब जो बारंबारता है, x का मतलब वर्ग अंतराल का जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, n का मतलब कुल बारंबारता का या कुल पदों की जो संख्या है, और समेशन fx का मतलब है मध्य बिंदुओं एवं बारंबारता का जब हम गुणनफल करते हैं तो उससे जो हमें मान, उसे हम समेशन fx कहते हैं। इसको हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है। आप देख लीजिए, जब आंकड़े हमारे पास हमने कहा ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर देखिए एक इंटरवल बनाया गया है और इंटरवल में जैसे 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, हम लोगों ने इससे पहले भी इंटरवल के बारे में पढ़ा था जिसमें एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ वर्ग अंतराल बना हुआ है और हर वर्ग अंतराल के अंदर जो है बारंबारता उसकी लिखी हुई है। तो 15 से 19 में 5 है, 20 से 24 में 7 है, 25 से 29 में 9 है। अगर हम इस बारंबारता जो हमारे पास डेटा है इसको हम अगर इसके माध्य जानना चाहें तो इसके लिए जो है विधि थी, वर्ग अंतराल को हम निम्नलिखित रूप से व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर ले। मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि जो हमारे पास वर्ग अंतराल है, जो उसकी निम्न सीमा है और उच्च सीमा है, उसको हम जोड़ लेते हैं और 2 से विभाजित कर देते हैं। जो हमें मान मिलता है वो उसका मध्य बिंदु होता है। जैसे 15 और 19 को अगर आप जोड़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें 17 प्राप्त होता है। फिर बारंबारता है, बारंबारता को हम मध्य बिंदु से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें fx यानी फ्रीक्वेंसी और मध्य बिंदु दोनों का गुणनफल प्राप्त हो जाता है। तो 85 हो गया। 17 से 5 से, इसी तरह से 22 से 7 करेंगे और 27 से 9 करेंगे। इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नीचे आते हैं, देखिए बारंबारता के नीचे n है, टोटल 50 है और अगर हम fx करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1565। फॉर्मूले के अनुसार अगर हम इसे रखेंगे तो समेशन fx अपॉन n यानी 1565 डिवाइड बाई 50, तो हमें जो मान प्राप्त होता है वो 31.3। तो ये जो है हमारा टोटल माध्य प्राप्त हुआ, मध्य बिंदु प्राप्त हो गया, यानी सेंट्रल पॉइंट प्राप्त हो गया हमें। ऐसा चीज की जिसमें के आधार पे हम ये पता कर सकते हैं कि औसतन जो है जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है। अब हम देखते हैं इसके बाद संक्षिप्त विधि कौन सी है। ये तो हमने इससे पहले लंबी विधि पढ़ी, अब संक्षिप्त विधि। इस विधि में वितरण का माध्य वर्ग अंतरालों का कोई मध्य बिंदु माना जाता है। इसमें कल्पित माध्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हमारे पास एक थोड़ी सी चीज नई जुड़ गई है, वो है एज्यूम्ड बिंदु, जिसमें हम एज्यूम कर लेते हैं किसी मध्य बिंदु को जो है माध्य मान लेते हैं, उसी के आधार पर हम गणना करते हैं। कल्पित माध्य विधि से माध्य की गणना के लिए सूत्र इस प्रकार है। यहाँ पर माध्य से हम m से डिनोट करते हैं। ए एम का मतलब है, जहाँ नीचे भी दिया गया है, ए एम का मतलब है कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, प्लस समेशन एफ डी। समेशन का मतलब आप सभी जानते हैं जोड़ना है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, डी का मतलब डेविएशन, कितना विचलन है, डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई सी डॉट आई। सी यहाँ मतलब है क्लास इंटरवल, सी आई का मतलब है। तो जैसा दिया है, एफ का मतलब बारंबारता, डी का मतलब कल्पित माध्य से विचलन, एन का मतलब बारंबारताओं का योग और सी आई का मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अब ये देखते हैं, ये हमारे पास एक उदाहरण के तौर पे एक डेटा मौजूद है। इस वितरण में अंतराल 30-34 का मध्य बिंदु 32 है जो कल्पित माध्य माना गया। आप देखिए इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, ये कुल मिलाकर के क्लास इंटरवल दिया गया। अब इसमें अगर हम मध्य बिंदु की बात करें तो इसमें देखिए, अगर 15 से 19 को अगर हम
15 से 19 को अगर मध्य बिंदु देखें तो 17 है, 20 से 24 का देखें 22 है, 25 से 29 का देखें 27 है, ये इसका है। इसके बगैर इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है और इसके अगर आगे हम देखेंगे तो डी का मतलब डिवीजन दिया गया है, इसमें 3 2 1 दिया गया है, फिर नीचे 1 2 3। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि 1 2 3 ये कहाँ से आया है, तो इसमें देखिए जो एज्यूम मीन दिया हुआ है, इसमें से हमने किसी चीज को 30 से जो 34 है, ये देखिए मिड पॉइंट है जो है क्लास इंटरवल का, तो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट में 30 से 34 है, 30 से 34 का जो मिड पॉइंट हमारे पास आता है वो 32, जिसे हमने जो है 32 जो है एज्यूम्ड मीन मान रखा है और हमारे पास बारंबारता जो है 12 आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो डेविएशन चेक करते हैं उसमें जो अलग अलग जो हमारे पास जो वैल्यू आती है, उस वैल्यू को, जो कि क्लास इंटरवल जो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे 5, उससे हम जब डिवाइड कर देते हैं तो हमें 1 2 3 प्लस में भी मिल जाता है और 1 2 3 माइनस में मिल जाता है, इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है। अब हमारे पास जो डी है इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ डी हमारे पास आ जाता है, जिसमें माइनस को माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस के रूप में प्राप्त हो जाता है, और फिर प्लस के 9 से 9 1 को करेंगे, 7 से 2 को करेंगे, इसी तरह से नीचे 8 को 1 से करेंगे, 4 को 2 से करेंगे, 5 को 3 से करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो प्लस में है, जो माइनस में है, अगर प्लस माइनस आप टोटल जोड़ोगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो -7 प्राप्त होती है। इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूले पे जब हम रखते हैं तो हमारा एज्यूम मीन 32 है, फ्रीक्वेंसी हमारी 50 है, क्लास इंटरवल हमारा 5 है और समेशन एफ डी जो हमें प्राप्त हुआ -7 प्राप्त है। इसको जब फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा जो मीन है वो 31.30 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम जो है संक्षिप्त विधि के माध्यम से भी माध्य जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा जो है वर्गीकृत आंकड़ों में होता है। माध्य के बाद हमारे पास जो दूसरा वितरण का माप है वो है माध्यिका है। माध्यिका एक पैमाने पर एक बिंदु है जिससे हम आधे मान इसके ऊपर तथा आधे मान इसके नीचे आते हैं, इसलिए माध्यिका एक केंद्रीय बिंदु जहां से वितरण के 50% पद ऊपर तथा 50% पद नीचे प्राप्त होते हैं। यानी ये मान ऐसा है जिसमें हम ये पता लगा पाते हैं, ऐसा सेंटर पॉइंट जिससे 50% जो है पद ऊपर और 50% जो है नीचे हमें पता चले, यानी ऐसा केंद्र बिंदु जिससे 50% मान ऊपर और 50% नीचे हो। इसको कब ज्ञात किया जाता है, मान क्रमिक पैमाने पर प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी यहाँ पर मान हमारे पास जब ऑर्डिनल स्केल पे कम से कम होंगे तभी आप माध्यिका का उपयोग कर सकते हैं। वितरण विषम भी हो चल जाएगा, वितरण यानी अर्थात यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर एक आध दो मिसिंग भी है तब भी गायब भी है या थोड़ा बहुत जो है विषम स्थिति होमोजीनियस नहीं हेटेरोजीनियस है तब भी आप इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं। वितरण का सटीक मध्य बिंदु ज्ञात करना, आपको यह जानना हो कि ऐसा कोई मान जिससे 50% ऊपर के पद और 50% नीचे के पद पता चल जाए तो आप आसानी से माध्यिका का उपयोग कर सकते हैं। माध्यिका की गणना के लिए भी दो विधियां हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। वर्गीकृत और अवर्गीकृत जैसा कि हम पहले पढ़ा, जिसमें हमारे पास जब संख्या कम होती है तो हम अवर्गीकृत का उपयोग करते हैं, जब हमारे पास संख्या ज्यादा होती है तो हम वर्गीकृत आंकड़ों का उपयोग करते हैं। अवर्गीकृत के लिए बहुत ही सामान्य सा सूत्र है, इसका जो है हम क्या करते हैं, इसमें आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं और उसके बाद में जो नंबर होता है टोटल उसको +1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे पास जो मान आता है उससे हमें माध्यिका का पता चल जाता है। हाँ, ऐसी स्थिति में दो परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि हमारे पास जो है जो हमारे पास नंबर है वो सम स्थिति में है या विषम स्थिति में है। ठीक है, इस पे हम यहाँ देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। आरोही क्रम में हम पहले व्यवस्थित किया जिसमें छोटे से बड़े में हमने जो आंकड़े उनको अरेंज किया टोटल, फिर जो फॉर्मूला है उसमें हमने इसको रखा। फॉर्मूला कहता है 1 + 2 डिवाइड बाई n+1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर देखें टोटल हमारे पास कितने पद हैं, 9 पद हैं। 9 + 1 कर दिया हमने, आ गए। अब हो गया, हमने उसको डिवाइड किया 2 से, 10 को डिवाइड से करेंगे तो 5 आएगा। पांचवा पद अगर आप देखेंगे इसमें मिड से तो 13, 14, 15, उसके बाद 18 के बाद जो पांचवा पद वो 20। अगर आप इधर से भी देखेंगे तो 20 आपको मिलेगा और अगर आप उधर से भी देखेंगे तो आपको 20 मिड में ही मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या बड़े आसानी से हम मध्य बिंदु जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास संख्या जो है विषम स्थिति में थी, 9 था, लेकिन अगर इसकी जगह 10 होता तो क्या होता, तब हम कैसे ज्ञात करते। तो ऐसी स्थिति में जो मिड पॉइंट है जो तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ जो बीच का जो पद प्राप्त हुआ, जैसे 9 + 1 हमने किया, लेकिन हमारे पास जब 10 + 1 आता तो 5.5 प्राप्त होता। तो 5.5 मतलब हमारे पास जो मिड का जो पॉइंट आता, जैसे 20 के साथ एक मान के लिए कि यहाँ बीच में 21 भी लिखा होता, तो हम 20 और 21 दोनों को पदों को जोड़ते और डिवाइड कर देते, जो मान प्राप्त होता उसे हम माध्यिका। तो सम हो आंकड़े या विषम हो, दोनों स्थिति में आप आसानी से जो है मध्य बिंदु जान सकते हैं, माध्यिका जान सकते हैं। जब हमारे पास आंकड़े वर्गीकृत हो तब ऐसी स्थिति में हम जो है दूसरे फॉर्मूले का उपयोग करते हैं।
दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए होता है, जिसमें जो है L प्लस n/2 माइनस CFB डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई बाई C.I। यहाँ पर L का मतलब माध्य वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, लोअर लिमिट क्या है, जो हमने क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट पहले पढ़े थे। n का मतलब पदों की कुल संख्या कितनी है, CFB का मतलब माध्यक वर्ग अंतराल के नीचे की संचयी बारंबारता, C का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, B का मतलब बिलो, क्यूमुलेटिव मतलब संचयी बारंबारता, F का मतलब फ्रीक्वेंसी और B का मतलब बिलो हो गया, डिवाइड बाई n का मतलब है नंबर, और यहाँ CI का मतलब है वही क्लास इंटरवल। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले में जो हम आंकड़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक जो है दिया गया है डेटा, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले CI वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल जो है 25 से 29 है, इसी प्रकार से ऊपर बढ़ते हुए 65 से 69 तक गया है। अगर हम मध्यिका की बात करें तो मध्य बिंदु जो है मध्य 45 से लेकर के 49 तक जो है हमारा ये क्लास इंटरवल का अंतराल हमें प्राप्त होता है। अगर हम बारंबारता की बात करें तो हमें जो है इस वर्ग अंतराल में 10 होती है, और अगर हम संचयी का मतलब होता है जब हम बारंबारता को जोड़ लेते हैं, जैसे नीचे का आपने देखा होगा 2, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 में फिर 6 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, फिर 10 में 7 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 10 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। तो ऊपर आप देखेंगे इस प्रकार हमें 50 प्राप्त हो जाते हैं। हम इस चीज को फॉर्मूले में फिट करेंगे तो देखेंगे n/2 करेंगे, यानी 50 हमारे पास n है नंबर है, तो उसको /2 करेंगे तो हमारे पास 25। लोअर लिमिट माध्यिका की गणना हम दो परिस्थितियों में करते हैं, एक अवर्गीकृत रूप में जब हमारे पास आंकड़े हो, और एक हमारे पास जो वर्गीकृत, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, जब हमारे पास संख्या जो है नमूने अर्थात जो हमारे पास सैंपल उसकी संख्या कम होती है, तो ऐसी स्थिति में हम अवर्गीकृत का उपयोग करते हैं। वहीं पर अगर हम संख्या जब ज्यादा होती है तो हम वर्गीकृत के रूप में आंकड़ों का उपयोग करते हैं, यानी संख्या ज्यादा है तो हमें निश्चित रूप से एक उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तभी हम उससे निर्धारित जो मान है उसको निकाल पाएंगे। जब हमारे पास संख्या कम होती है तो हम, या जो है हमारे पास अवर्गीकृत है, तो हम उसमें क्या करते हैं, संख्या को नमूने को एक क्रम में निर्धारित कर लेते हैं। क्रम हमारा आरोही भी हो सकता है, असेंडिंग के डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। फिर हमारे पास जो टोटल हमारे पास जो मान है उनको, उनके जो नंबर हैं उसको हम नंबर को क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं, प्लस उसमें 1 करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो इस प्रकार से हमें जो मान प्राप्त होता है उसे हम माध्यिका कहते हैं। अगर हमारे पास संख्या सम है और विषम है तो ऐसी स्थिति में भी हम यही फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये हमारे पास कुछ मान दिए गए हैं 13, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 32, ये मान है। ये मान इनका है, इसमें हम क्या करते हैं, इन मानों का हम नंबर ज्ञात कर दे, हम इनमें जोड़ नहीं रहे हैं किसी को, हम सिर्फ नंबर ले रहे हैं। तो ये टोटल जो नंबर है कितने हैं, 9 दिए हैं। 13 से लेकर के 32 तक देखेंगे टोटल 9 नंबर दिए हैं। पहले हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, छोटे से बड़े में किया, आप छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में किसी में भी कर सकते हैं। कि n/2 किया, यानी 9 थे हमारे पास, 9 में हमने 1 जोड़ा और डिवाइड बाई 2 कर दिया। 10 हुआ, 10 9 में आगे जोड़ेंगे 10 आएगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है 5 प्राप्त होगा, अर्थात 5वां पद। तो अगर आप देखेंगे 5वां पद कौन सा है हमारा, तो 13, 14, 15, 18 और 20। तो 20 नंबर जो है हमारा वो 5वां पद है। अगर आप लेफ्ट से देखेंगे तो 20 ही आपका 5वां पद होगा, आप राइट से देखेंगे तब भी आपको 20 ही नंबर जो है वो 5वां प्राप्त होगा। जैसे 32 नंबर 1, 27 नंबर 2, 25 नंबर 3, 23 नंबर 4 और 20 जो है 5वें पे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप इधर से भी जाएं या उधर से किसी भी तरफ से आप काउंटिंग करेंगे तो आपको मिड में जो है 20 नंबर जो है वो आपका 5वां पद। तो हमारा जो 20 है वो हमारा माध्यिका है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आंकड़े विषम थे, हमने 9+1 के। लेकिन अगर हमारे पास जो है आंकड़े सम स्थिति में होते, यहाँ पर 9 की जगह 10 होते, तब क्या करते, तब भी हम इसी तरह का फॉर्मूले का उपयोग करते। तब हम क्या करते, 10+1 डिवाइड बाई 2 कर देते। जब आप 10+1 करेंगे 11 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। तो हमारे पास क्या होगा, तो चूंकि 5.5 आएगा तो 5वां पद हम लेंगे इधर से और 5वां उधर से लेंगे। तो जैसे अगर 20 के बाद यहाँ पर एक 21 भी होता है बीच में, तो हम 20वां ले लेते, 21वां ले लेते, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते, जो हमारे पास मान जो हमारे पास आता वो हमारा जो है मध्य बिंदु हमारा बन जाता है, माध्यिका कहते हैं। अगर हमारे पास आंकड़े वर्गीकृत हो तब क्या करेंगे, तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम दूसरा जो है फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, जैसे कहते हैं L + n/2 माइनस CFB डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई बाई CI क्लास इंटरवल, जहाँ L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल, n का मतलब नंबर की कुछ संख्या है, CFP का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो, संचयी बारंबारता है उसके नीचे का अंतराल, F का मतलब जो हमारे पास माध्य वर्ग अंतराल की जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता है, और CI का मतलब है हमारे पास वर्ग अंतराल का प्रकार कैसा है।
तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास वर्ग अंतराल है ये दिया हुआ 25 से लेकर के 29, 30 से 34, प्रकार 65 से 69 तक दिया गया है। बारंबारता देखेंगे तो हमारे पास दी हुई है, कॉलम बना हुआ है, और उसी के बगल संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है, जब हम चीजों को सारे जो हमारे फ्रीक्वेंसी होते हैं उसको आगे जोड़ते चले जाते हैं उसी क्रम में। जैसे 2 का हमने 2 लिख दिया, अब उस पर 4 लिखा तो 4 में देखेंगे आप जो ऊपर का 2 है उसमें 2 जोड़ दिया गया, फिर आपने देखा होगा 4 के बाद ऊपर 6 जोड़ा 10 आ गया, 10 में 7 जोड़ा 17 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जान लेते हैं। अगर हम फॉर्मूले में फिट करेंगे तो जहां पर n/2 करेंगे तो n 50 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे 25 होगा। लोअर लिमिट हमारे पास 44.5 है, क्योंकि हमारे पास जो माध्यिका का जो वर्ग अंतराल है वो 45.49 है, जिसकी लोअर लिमिट जो है 44.5 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी उसके बिलो, बी लिखा है, बिलो का मतलब 27 के नीचे जो है 17 है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है जो वर्ग अंतराल की वो 10 है, और क्लास इंटरवल 5। इसको फॉर्मूले में फिट करेंगे तो हमें जो है जो माध्यिका का जो मान प्राप्त होता है वो 48.5। इस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ऐसा प्रेक्षण जो बार बार रिपीट हो उसे हम जो है बहुलक कहते हैं। आंकड़ों की श्रेणी में कोई भी मान जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। इसको जानना आसान होता है, सरल होता है, खासकर जब हमारे पास आंकड़े अवर्गीकृत हो, बहुत आसानी से इस मान को जाना जा सकता है। इसको जानने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले जो आंकड़े अगर आपके नॉमिनल स्केल पे हैं तब भी आप बहुलक को जान सकते हैं। आंकड़ों को सामान्य वितरण के बजाय विषम वितरण के रूप में चिन्ह किया जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यानी तब भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आंकड़े अपूर्ण हो, आधे मतलब कुछ मिस कर रहा हो, तब भी आप जो है बहुलक जान सकते हैं मान, क्योंकि आपको यहाँ पर यही चेक करना है कौन सा आंकड़ा ज्यादा बार रिपीट कर रहा हो। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का अनुमान शीघ्र होता है, मोटे तौर पे किया जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा अगर आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना, प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप इसका उपयोग ना करें, क्योंकि ये बहुत रफ लेवल पे, लो लेवल पे चीजों को जानने के लिए, बहुत क्विक लेवल पे जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माध्यम माध्यिका जैसे हम ज्ञात करते हैं, सेम उसी तरह से इसकी भी 2 परिस्थितियां होती हैं। वर्गीकृत, जहां पर हमारे पास जब आंकड़े ज्यादा होते हैं, नमूने ज्यादा होते हैं। अवर्गीकृत, जब हमारे पास n की संख्या 30 से कम होती है, तो ऐसी स्थिति में हम जो है जानने का जो हमारा बहुलक जानने का तरीका है वो उसका फॉर्मूला अलग होता है। क्या तरीका है, सिंपल सा है। जब हमारे पास मान 30 से कम होते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन सा ऐसा प्रेक्षण है, नमूना है जो बार बार रिपीट हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कुछ क्लास में जो बच्चों के अंक दिए गए हैं, 6, 8, 8, 9, 3, 4, 6, 7, 8, 3, 9, 8। अब इस पूरे आंकड़े को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक 8 ऐसा एक नंबर है जो काफी विद्यार्थियों ने प्राप्त किया, यानी 8 ऐसे मार्क्स हैं जो विद्यार्थियों ने काफी प्राप्त किया। तो हमारा जो बहुलक है इस नंबर का वो 8 आएगा। हाँ, एक जो हमारे पास आंकड़े उसमें एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ 8 है, हो सकता है 9 भी एक ऐसा नंबर होता है जो कई बार रिपीट हुआ होता है। तो आप एक साथ कई सारे बहुलक आप जो है एक आंकड़े में आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसमें बराबर में आ सकते हैं, अगर हमें एक मिल जा रहा है तो आसानी से हम पता कर सकते हैं, लेकिन कई सारे नंबर जब इक्वल पे आ जाए तब आप जो है तब भी आप उसमें बहुलक के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जब आंकड़े ज्यादा होते हैं तो उसमें हम जो अन्य विधियों का उपयोग करते हैं, खासकर जैसे प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, 2 विधियां होती हैं। अप्रत्यक्ष विधि, यदि हम किसी वितरण का माध्य तथा माध्यिका ज्ञात कर चुके हैं तब बहुलक को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करना हो। अप्रत्यक्ष विधि में क्या है, यानी हमारे पास हमें जो है जानना है, और तो हमें जानने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि इससे पहले हमने देखा होगा कि हमने माध्य पढ़ा, माध्यिका पढ़ा। अगर आपने ऑलरेडी माध्य और माध्यिका का मान ज्ञात कर लिया और आपको बहुलक जानना है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है बहुलक का 3 मल्टीप्लाई माध्यिका माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य, यानी जो माध्यिका की वैल्यू उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य, जो माध्य की वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको जो है माइनस कर दीजिए, जो आपको वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम बहुलक बोलेंगे। और ये बहुलक जो ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधि है, इसके लिए आपको माध्य और माध्यिका का ज्ञान पहले होना चाहिए। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, यहाँ पर क्या है कि हम इसको जब हमारे पास पहले से माध्य और माध्यिका का ज्ञान नहीं है और फिर भी हम बहुलक ज्ञात करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसका उपयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई CI। L का मतलब लोअर लिमिट, CI का मतलब जानते क्लास इंटरवल, F का मतलब फ्रीक्वेंसी है, बहुलक वर्ग की बारंबारता जिसमें आप कोई नंबर बार बार ज्यादा रिपीट हुआ है। F0 उसके नीचे की बारंबारता, पहले वर्ग, बहुलक वर्ग से पहले, बिफोर जो है ऊपर की बारंबारता है। और 2 का मतलब बहुलक वर्ग के बाद वर्ग
के अंतराल की बारंबारता। तो ऊपर की बारंबार पहले की बारंबारता, फिर उसके नीचे की बारंबारता। ये एक हमारे पास डेटा दिया हुआ है। इस डेटा में आप देखेंगे 65 से 69 के बीच में फ्रीक्वेंसी 3 है, 60 से लेकर 64 के बीच में 5 है। अगर आप पूरे अंक में देखेंगे, पूरे इंटरवल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो 45 से 49 जो हमारे पास इंटरवल है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो इसी की है। तो अधिकतम बारंबारता वाला समूह हमें इंटरवल मिल गया 45 से 49 है, जिसमें हमारे जो बारंबारता 10 है। इसके बाद अगर हम देखेंगे इसकी निम्न सीमा कौन सी है, तो इसकी निम्न सीमा है 44.5, यानी 45 से 49 के बीच में इंटरवल है, तो इसकी जो हमारे पास लोअर लिमिट होगी वो 44.5 कहलाएगी। तथा F1 अगर हम देखेंगे तो 10 है ही, जिसकी बारंबारता पाई गई है। अगर हम उससे पहले की देखेंगे तो 4, 7 है, और उसके बाद के देखेंगे तो 8 है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो निम्नलिखित फॉर्मूला है उस पर अगर हम आंकड़ों को पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 50.5, ये हमारा उत्तर है। अर्थात हमें बड़े आसानी से इस तरीके से हम जो है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो है बहुलक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बारे में पढ़ा। केंद्रीय प्रवृत्ति जो है कि जो आंकड़े होते हैं वो केंद्र की तरफ दर्शाते हैं, जिसके अंदर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना विचरणशीलता, ठीक है, कितना डेविएशन। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप आंकड़ों को रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक जैसी दिखाई पड़ जाएंगी, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे अंक हैं, आप 0 0 0 0 10 बार लिखिए, उसके बाद एक बार 50 लिखिए, और ये संख्या 10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो माध्य आपको 5 ही मिलेगा। आप 2 करके कई बार लिख दीजिए, फिर आप डिवाइड करेंगे, वैल्यू को आप ऐसा पुट कर दीजिए, 2 2 2 करके आप लिखते चलिए, कहीं 10 लिख दीजिए, कहीं 5 लिख दीजिए, तब भी आपको माध्य आराम से मिल सकता है। तो माध्य आपको एक हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके जो मान है वो उसमें जो है एक जैसी चीज़ें दिखें। हो सकता है कि मान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है मान जो है एक तरफ एक ही फैलाव को लिए। तो हम ऐसे चीज़ में ये नहीं जान सकते कि कितना इसमें विचरण है, कितना इसमें डेविएशन। तो उस डेविएशन को अगर हमें जानना है, उस फैलाव को हमें जानना है, तो हमें जो है विचरणशीलता को जानना पड़ेगा। विचरणशीलता ये बताता है कि जो आंकड़े हैं, जो मान है, वो केंद्र से उनकी दूरी कितनी है, तो कितना डेविएट है उससे। इसको अगर आपको जानना है तो इसके जानने के लिए हमारे जो सांख्यिकी है उसमें निम्नलिखित प्रकार की चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्रसार क्षेत्र है, जिसे हम रेंज कहते हैं। चतुर्थक विचलन है, जिसे हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। माध्य विचलन है, जिसे हम एवरेज डेविएशन कहते हैं। और मानक विचलन, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। निम्न स्तर सबसे जो अगर आप बात करें सामान्य स्तर की, तो उसे हम प्रसार क्षेत्र कहते हैं। रेंज है, रेंज जानना बहुत ही आसान होता है। इसका सिंपल सा ये है कि जो अधिकतम मान है और जो न्यूनतम मान है उससे आप माइनस कर दीजिए, जो आपके पास जो आंकड़ा आता है, जो मान आता है, उसे हम प्रसार क्षेत्र कहते हैं। ये हमें तब जानना होता है जब हमें ये पता करना हो कि संपूर्ण फैलाव कितना है, हमें जानना है। चरम मान जानने की आवश्यकता हो, मैक्सिमम कितना हमें जानना और मिनिमम कितना हमें जानना हो। और ये एक प्रकार का हमें जल्दी जानना हो, जब हमारे पास आंकड़े भी जितने बहुत ज़्यादा परिष्कृत ना हो, फिर भी हमें चीज़ों को जानना हो, तो हम इस प्रकार का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर दिया हुआ देखिए, कुछ मान दिए हुए 45 से लेकर के 65 है, 23 से 43 से 46 से 78। इसको आप आरोही अवरोही क्रम में भी कर सकते हैं, जानने के लिए सबसे निम्नतम कौन सा, सबसे उच्चतम कौन सा। इससे आपको आसानी होगी आरोही अवरोही क्रम में करने में। अगर आप नहीं करते हैं फिर भी आप जान सकते हैं, लेकिन उससे आपको किसी प्रकार की ये हो सकता है कि आप बीच में कुछ भूल जाए, तो इसलिए आरोही और अवरोही क्रम में करने से आसानी होगी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे अधिकतम मान जो है 105 है, और सबसे जो कम मान जो है न्यूनतम है वो 23 है। अब अधिकतम से न्यूनतम को अगर आप माइनस कर देंगे 105 से 23 को, तो हमारे पास जो मान आता है 82, वो हमारा जो है प्रसार क्षेत्र बताता है। अर्थात मैक्सिमम से और मिनिमम के बीच में जो दूरी है वो 82, यानी डेविएशन कितना है, 82 का है। अब हमारे पास इससे और आगे चले, अगर हम और ज़्यादा अच्छा जानना चाहते हैं तो उसे हम चतुर्थक विचलन कहते हैं। चतुर्थक विचलन जो है प्रसार से ज़्यादा अच्छा होता है। पहले और तीसरे चतुर्थक के बीच की जो दूरी होती है, विभाजित करने से को चतुर्थक विचलन के रूप में जाना जाता है। पहला और तीसरा चतुर्थक जो होता है, वो 2 मान होते हैं हमारे पास, उनके बीच की जो दूरी होती है उससे जो विभाजित करते हैं वही हमें चतुर्थक विचलन के रूप में प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रथम चतुर्थक जिसे हम क्वार्टाइल 1 कहते हैं द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें 25% मान इसके नीचे होते हैं और 75% मान इसके ऊपर होते हैं। वहीं अगर हम क्वार्टाइल 3 डेविएशन की बात करें तो इसमें जो होता है 75% मान इसके नीचे वितरित होते हैं, 25% ऊपर होते हैं। अब इनके बीच में देखें तो 50% मान ऐसे हैं जो इनके दोनों के क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 के बीच में जो है पाए जाते हैं। अब हमें अगर जानना है कि हम क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 का मान हमें अगर मालूम है, ऐसी स्थिति में हम चतुर्थक विचलन को बड़े आसानी से जान सकते हैं। इसका फॉर्मूला है Q3 - Q1/2।
यानी क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड हम 2 से कर देंगे। जो मान हमें प्राप्त होगा उसे हम क्वार्टाइल डेविएशन कहेंगे, चतुर्थक विचलन कहेंगे। लेकिन अगर आपको मान नहीं मालूम है क्वार्टाइल 1, तो इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि क्वार्टाइल 1 कितना है, क्वार्टाइल 2 कितना है। तो क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला है L प्लस N डिवाइड बाई 4 माइनस CFB क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो ऑफ डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई F जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाई CI क्लास इंटरवल। इसी तरह से क्वार्टाइल 3 का अगर हमें जानना हो तो बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस 3N डिवाइड बाई 4 माइनस CFP डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई CI क्लास इंटरवल। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप क्लास जो है आप जो आंकड़े हैं उनसे क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 को जान सकते हो। जब आपके पास क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 मिल जाएगा तो आपको बड़े आसानी से जो है और चतुर्थक विचलन के बारे में भी पता चल जाएगा। ये एक जो है हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हैं, आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें ये जानना है कि 25 जो है क्वार्टाइल 1 जानना है तो 25% डेटा को रिप्रेजेंट करता है, क्वार्टाइल 3 ऊपर के डेटा को रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें अगर डेटा को रखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि लोअर लिमिट जो है हमारे पास आराम से आपको पता चल जा रही है 39.5 N50 है, उसको डिवाइड बाई जो है 4 करेंगे तो आप 12.5 आएगा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको जो है 10 है और क्लास इंटरवल जो इसका 5 है। इसको आप आंकड़ों को पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होती है 41.28, ये हमारी क्वार्टाइल 1 की वैल्यू है। इसी तरीके से आप क्वार्टाइल 3 ज्ञात करेंगे तो उसकी वैल्यू 56.28 आएगी। तो अगर आपको दो वैल्यू मालूम हो गई है, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 की मालूम हो गई है तो बहुत आसान है। क्वार्टाइल 3 की वैल्यू 56.28 और क्वार्टाइल 1 की वैल्यू है 41.28। अब इससे आपको माइनस कर दीजिए और माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा उससे हम चतुर्थक विचलन कहते हैं। और इस जो ऊपर हमने आंकड़े अभी देखे इसमें का जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो 7.50 हमारा मिल जाता है। बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है इससे थोड़ा सा और अच्छा अगर हमें मान जानना हो तो उसे माध्य विचलन कहते हैं या औसत विचलन कहते हैं। माध्य विचलन जो है ये हमें क्वार्टाइल डेविएशन से और ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। माध्य से सभी विचलनों का अंकगणितीय माध्य है। माध्य विचलन की गणना करते समय धनात्मक और ऋणात्मक सभी मानों को केवल धनात्मक माना जाता है। जैसे हम पहले हमने अगर आपने देखा होगा हमने माध्य जाना तो उसमें हम क्या करते थे, जो प्लस वाले को अलग कैलकुलेट करते थे, माइनस वाले को अलग कैलकुलेट करते थे और फिर हम प्लस माइनस जो है अगर हम जोड़ते थे उसमें से हम क्या करते थे प्लस से माइनस घटा देते थे, फिर हमारे पास जो आंकड़े आते थे उसी को ही हम मानते थे। लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर आंकड़े हमारे पास जो आएंगे वो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो हम उनको प्लस ही मानेंगे और प्लस ही मान करके उनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ x दिया हुआ, x का मतलब जो मान है हमारा जो रॉ है, m का मतलब जो हमारा माध्य है, स्लैश फिर हमारा x है जो है जिसमें x माइनस m है जो धनात्मक मान के रूप में जो होते हैं विचलन होते हैं। n का मतलब जो हमारे नंबर है कितने हैं और धनात्मक रूप के जो आते हैं उसे fx के रूप में जो हम गुणनफल का योग कहते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा डेटा दिया हुआ है जिसमें 25, 28, 20, 30, 35, 34, 28, 16, 10, 16, 14, 20 यानी 10 हमारे पास सिंपल है उनका डेटा दिया हुआ है। उस 10 जो सिंपल है उसको हमने माध्य जान लिया। उसका माध्य अगर आप उसको माध्य का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, समेशन जो है x/n होता है। तो जो टोटल आंकड़े हैं जो मान हमको हम जोड़ेंगे 240 आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 10 से तो 24 में प्राप्त हुआ। अब जो मान है उसको मान को हमने लिख दिया। अब उससे हम क्या करेंगे x ज्ञात कर लेंगे, उनका मिड पॉइंट हमें पता चल जाएगा बड़े आसानी से। x माइनस हमने 1 कर लिया, फिर हमने स्मॉल x जो है हमने उसको काउंट किया, हमें वैल्यू पता चल जाती है। इसको हम अगर हम आंकड़ों में रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें इसका मीन डेविएशन बड़े आसानी से पता चल जाएगा। मीन डेविएशन जो इसका आता है वो हमें 7.20 प्राप्त होता है। अब हमारे पास आता है इससे और थोड़ा सा एडवांस अगर आपको जानना हो। देखिए सांख्यिकी में सबसे जरूरी चीज होती है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं वो कितना एरर फ्री है। इसके लिए हमें क्या करते हैं कि अलग अलग फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जिनमें हमें तुरंत आवश्यकता होती है कैलकुलेशन की, तो हम उसमें जो है निम्न लेवल के जो सांख्यिकीय विश्लेषण टूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें जब ज़्यादा सटीक आंकड़े चाहिए होते हैं तो उनमें उच्च स्तर के सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ मानक विचलन है। मानक विचलन अन्य जो हमने विचलन के रूप पढ़े जिसमें प्रसार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन पढ़े, उससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मानक विचलन का प्रयोग जो है वो जब हमारे पास स्थिर सूचकांक जानने हो तो ऐसी स्थिति के लिए जब खास
तो हम इसका उपयोग करते हैं। ये माध्य से वर्ग विचलन के माध्य का धनात्मक वर्गमूल होता है। माध्य विचलन की गणना में चिन्हों से संबंधित समस्या को विचलनों का वर्ग करके समाप्त कर दिया जाता है। मानक विचलन को आमतौर पर स्वीकृत चिन्ह ग्रीक जो अक्षर होता है सिग्मा, इस तरह का एक अक्षर बना होता है जिसमें हम सिग्मा स्टैंडर्ड एचडी भी लिखते हैं, और इस सिग्मा वर्ड से भी जो चिन्ह है इससे भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सिग्मा इक्वल अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर एन। अभी हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है जिसमें x की जो वैल्यू है, जो नंबर है वो दिए हुए हैं, 10 नंबर हैं। 10 की जो वैल्यू दी है 25, 28, 20, 30, 35, 34, 28, 16, 4, 14, 20, इसको हम जोड़ेंगे तो इसका हमें माध्य जो है 24 प्राप्त होता है। अब जो हमारे पास माध्य दिया है, माध्य का मध्यबिंदु दिया, फिर हमने उसका एक्स स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर करने के बाद में फॉर्मूले पे रख देंगे तो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। यानी इससे भी जानना आसान है। इसके भी अलग अलग स्वरूप होते हैं जब आप वर्गीकृत आंकड़ों में करेंगे और अवर्गीकृत आंकड़ों में करेंगे। इसके आगे जो हमारा है मान, वो है सापेक्ष स्थिति को जानना है। अभी तक हमने तो ये जाना कि डेविएशन कितना है, लेकिन अब इसके आगे जो है हमें जो परसेंटाइल जानना है। परसेंटाइल ये बताता है कि एक दूसरे की सापेक्ष स्थिति क्या है। कोई व्यक्ति है तो उसके अन्य व्यक्तियों की सापेक्ष स्थिति के बारे में बड़ी आसानी से जानकारी मिल जाती है। जैसे हमारे जो रिजल्ट आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट आते हैं या जो क्लास के जो रिजल्ट आते हैं, उसमें हम ये पता कर पाते हैं कि किसके नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं और किसके कम आए हैं, या किसकी पोजीशन कैसी आई। हमें पोजीशन आसानी से पता चल जाती है कि नंबर जानना तो जो है आप उससे पूछोगे पता चल जाएगा, लेकिन हमें जानना कि जो है कौन व्यक्ति किस पोजीशन पे हो और उसके नीचे कितने लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में उस पोजीशन को जानने के लिए हम परसेंटाइल का उपयोग करते हैं। प्रतिशत एक व्यक्ति के समूह में प्रतिशत के संदर्भ में एक सापेक्ष मान है। यह समूह में किसी व्यक्ति की स्थिरता को उसके नीचे या उसके ऊपर के व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। किसी दिए गए वितरण का प्रतिशत अंक पैमाने पर वह बिंदु होता है जिसके नीचे मान का प्रतिशत ज्ञात होता है। इसका एक फॉर्मूला है, जैसे हम माध्यिका ज्ञात करते हैं उसी तरीके से ये भी ज्ञात करते हैं। पी मतलब प्रतिशत वितरण की आवश्यकता, एल का मतलब लोअर लिमिट पी.एन माइनस सी.एफ.बी अपॉन एफ.ए मल्टीप्लाई आई, यानी क्लास इंटरवल। तो पी का मतलब जहां आता है उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है, पीएन का मतलब एन भाग या हिस्सा क्या है, सीएफपी का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बिलो है, जो हम लोग ऊपर भी देखा था अभी, और एफए का मतलब एल लोअर लिमिट की जो वर्ग अंतराल की जो बारंबारता उसके बारे में। ये एक इसका जो है परसेंटाइल जानने के लिए जो है एक डेटा दिया हुआ है, जिसमें हमें ये जानना है कि परसेंटाइल 10, परसेंटाइल 25, परसेंटाइल 60, परसेंटाइल 70 क्या है, इसका मान क्या है। तो इसके लिए सिंपल सा एक क्लास इंटरवल दिया गया है, क्लास इंटरवल की बारंबारता दी गई है और उसी की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जान लेते हैं अगर हमें परसेंटाइल जाननी है। ठीक है, तो अगर हमें परसेंटाइल 10 जाननी हो, 25 जाननी हो, 60 जाननी हो, तो हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे और उसी सब धीरे धीरे सब सारे हमें जितने भी हमें जानने होंगे परसेंटाइल वो पता होते चले जाते हैं। सबसे पहले परसेंटाइल 10 जानना है तो हमें जानना होगा 50 का 10% जो होता है वो 5 होता है। 10% जानना है हमें, 50 का 10% हमारे पास, क्यों 50 का 10% अर्थात हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास 50 है, तो 50 ही का हम 10% जानेंगे तो 50 का 10% जो हमारे पास 5 होता है। अब हम यहाँ पर 5 देखेंगे हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, तो 5 देखेंगे हमारे पास जो है वो 6 के अंतर्गत आता है। तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो होगी इंटरवल है 30 से लेके 34 है, तो लोअर लिमिट जो है वो 34.5 होगी। अब यहाँ पर ऊपर जो है हमारे पास 5 हमारा हो गया, नंबर हो गया, -4 आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो दिखाई दे रहा होगा उसी क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट के, उसके डिवाइड बाई हम 6 करेंगे, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमें परसेंटाइल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी सब भी देख सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा 6 कहाँ से आया, 6 आप देखेंगे तो जो लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल की उसके ऊपर की जो है वो हम जो है 6 जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम अलग अलग P10, P25, P60, परसेंटाइल 70 के बारे में जान सकते हैं, आसानी से पता चल सकता है। तो इस प्रकार से हमने इकाई 16 के अंतर्गत जो है वो आंकड़ों का विश्लेषण पढ़ा, खासकर डिस्क्रिप्टिव जब स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन इसके आगे जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिक इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक का, तब हम दूसरे तरीके के सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। पहले तरह की जो सांख्यिकी थी उसमें हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, उनको बारे में व्याख्या करते हैं। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, केवल हम व्याख्या नहीं करते बल्कि उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष के आधार पर हम भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करने का भी प्रयास करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, किस प्रकार की सांख्यिकी का उपयोग करते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से हम सहसंबंध जानने के प्रदान
सहसंबंध क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या होती है जानने का प्रयास करते हैं। सहसंबंध कितने प्रकार का होता है खासकर उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। उसको जानने के लिए कौन-कौन सी विधियां हैं मुख्य रूप से हम 2 विधि यहाँ पर चर्चा करेंगे, स्पीयरमैन की अनुस्थिति क्रम सहसंबंध गुणांक विधि और पियर्सन की गुणनफल योग सहसंबंध गुणांक विधि। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं पियर्सन को, और स्पीयरमैन के अनुस्थिति क्रम संबंध गुणांक को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम उसको पढ़ेंगे। पी वास्तव में इंग्लिश का पी वर्ड नहीं है, रो कहते हैं स्टैटिस्टिक की भाषा में। फिर इसके आगे जो हमारा है पॉइंट 4 है वो सामान्य संभाविकता वर्ग, जिसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी कहते हैं इंग्लिश में, या गार्सियन कर्व कहते हैं, बेल शेप कर्व कहते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे कि इसकी कर्व की क्या विशेषताएं होती हैं और इसको सामान्य स्थिति से इसके विचलन क्या होते हैं, कि जब हमारे पास नॉर्मल कर्व होता है क्या होता है, और जब नॉर्मल कर्व ना हो यानी कर्व हमारा बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाए, बहुत ज़्यादा नुकीला हो जाए, या हमारा फ्लैट स्क्यूड हो जाए, एक तरफ राइट हैंड की तरफ मुड़ जाए या लेफ्ट की तरफ मुड़ जाए, तब हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि आंकड़ों की स्थिति क्या है। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सांख्यिकीय उपकरण जो हमने ऊपर भी पढ़े कि सहसंबंध हमें जानना होता है, तो सहसंबंध क्या है पहले ये चीज जानने का प्रयास करते हैं। सहसंबंध मतलब क्या, जब एक चर दूसरे चर से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। वो सांख्यिकीय उपकरण जो हमारे 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध को ज्ञात करने में सहायता करता है, उसे हम सहसंबंध कहते हैं। चाहे एक चर हो चाहे एक से अधिक हो, उनके बीच में आपस में संबंध क्या एक के घटने से दूसरा घटता है, क्या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, या एक के घटने से दूसरा बढ़ जाता है, इनके बीच में कैसा संबंध, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। क्यों जानने का प्रयास करते हैं, क्या उद्देश्य है। सहसंबंध तथा सहसंबंध गुणांक को परिभाषित कर सकेंगे इस इकाई के अंतर्गत। हम आंकड़ों की प्रकृति एवं उनके वितरण के अनुसार सहसंबंध गुणांक की गणना कर सकेंगे। सामान्य वितरण तथा सामान्य संभाविता वक्र जो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है, उसमें किस प्रकार से हम आंकड़ों को अध्ययन कर सकते हैं, और सामान्य संभाविता वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम सहसंबंध की अवधारणा से। सहसंबंध सांख्यिकीय तकनीकी है जो 2 चरों के मध्य किसी भी प्रकार के संबंध को समझने में सहायता करती है। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक भी चर हो सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही चर, लेकिन मिनिमम 2 चर होने ही चाहिए, तभी आप उसके बीच में संबंधों को जान सकेंगे। सामान्यता सहसंबंध को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, शून्य सहसंबंध। धनात्मक का जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, जहां पर हमारा जो संबंध है सहसंबंध, यहाँ संबंध की मानते हैं कि सहसंबंध है जो है धनात्मक पॉजिटिव का मतलब जानते हैं कि एक दूसरे में सहायक साबित हो रहा है, अर्थात एक जब बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अर्थात कि जैसे आपने देखा होगा कि बारिश बहुत ज्यादा होती है तो ठंडी भी उसी अनुसार जो हो जाती है, ठीक है। अगर धूप बहुत ज्यादा तेज निकलती तो उसी प्रकार से गर्मी भी बहुत होती, तो धूप का गर्मी से संबंध है, उसी प्रकार जैसे कि बारिश का जाड़े से संबंध है, ठंडी से संबंध है। तो बहुत ज्यादा बारिश आपने देखा होगा और बहुत ज्यादा धूप भी देखा होगा आपने, तो दोनों में आप अनुमान लगा पा रहे होंगे। तो इस प्रकार के संबंध के धनात्मक, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। अचानक धूप बहुत तेज से बढ़ गई तो गर्मी बढ़ गई, धूप घट गई तो गर्मी भी घट गई, ठीक। ऋणात्मक सहसंबंध, यहाँ पर क्या है कि ऋणात्मक है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट में क्या होता है कि जैसा एक बढ़ रहा है लेकिन उसके सापेक्ष दूसरा बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, ठीक है, घटता चला जा रहा है कि, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ऋणात्मक संबंध। एक बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, आप कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में जो चीजें मिल रही हैं वो नहीं मिल रही हैं, वो अपोजिट जा रहे हैं। हम मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपने पढ़ाई तो की लेकिन रिजल्ट कम आ गया, तो यहाँ पर क्या कि अगर रिजल्ट और पढ़ाई के बीच सब संबंध नहीं किए तो ऋणात्मक पाया जा रहा है। जबकि आपने पढ़ाई की तो अच्छे नंबर आने चाहिए थे लेकिन वैसा नहीं हो पाया किसी कारण वजह से, ठीक है। ये आपने पढ़ाई की बहुत अच्छा नंबर आ गया तो आप अच्छे नंबर पाएंगे, लेकिन जैसे खासकर मोबाइल का उपयोग करके पढ़ रहे हैं या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं और आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके बीच में एक सकारात्मक सहसंबंध है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई और तरीका अपना के पढ़ रहे हैं जिसमें और नंबर नहीं आए तो इसका मतलब कि ऋणात्मक सहसंबंध भी हो सकता है। एक होता है शून्य सहसंबंध, जिसमें कोई सहसंबंध पाया ही नहीं जाता, ना किसी के घटने से वो घटता है ना किसी के बढ़ने से बढ़ता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है अपना घर का काम कर रहा है तो उसकी पढ़ाई से उसका लेना देना जरूरी नहीं कि वो घर का काम करेगा तो उसकी पढ़ाई में कोई फर्क पड़ेगा, या नहीं करेगा तो फर्क पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने तरीके से काम कर रहा होता है और हर व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके आधार पे हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ये चीजें उसके व्यक्ति के कार्य को प्रभावित करती हैं, नहीं करती। तो धनात्मक मतलब जब एक के घटने से दूसरा घटे या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, उससे धनात्मक। ऋणात्मक संबंध जब एक बढ़े तो दूसरा घट जाए, जब एक दूसरा घटे तो दूसरा बढ़ जाए, यानी उनके बीच में अपोजिट है बिल्कुल। एक चर
के बदलने से दूसरे चर में अलग प्रभाव पड़ रहा है, तो इसे हम ऋणात्मक कहेंगे। और शून्य जब दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई, जैसे धूप निकल रहा है, उसके निकलने से व्यक्ति के जो व्यवसाय है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। व्यवसाय अलग चीज है, व्यवसाय जो है डिपेंड करता है जो है डिमांड और सप्लाई पे, धूप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब सहसंबंध गुणांक के बारे में चर्चा करेंगे। सहसंबंध तो हमें पता चल गया कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा घटता है, या एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। शून्य सहसंबंध ऋणात्मक, धनात्मक या ऋण। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है, इससे हमें डायरेक्शन तो पता चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितना सहसंबंध है, कितना ज्यादा है, कम है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, ये नहीं पता चल पा रहा है। तो गुणांक अगर हमें कोफिशिएंट जानना है तो इसके लिए हमें जो है स्टैटिस्टिक की हमें गणना करनी पड़ेगी। हमें जानना पड़ेगा कि एक चर दूसरे चर से किस सीमा तक, किस लिमिट तक उससे जुड़ा हुआ है और कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है। उस सीमा को अगर आपको जानना है तो उस सीमा को जानने के लिए हम सहसंबंध गुणांक जो विधि का उपयोग करते हैं। ये कौन कौन सी है? सबसे पहले तो इसके लिए कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं। सहसंबंध गुणांक को सदैव आर अथवा रो, ये दिखा हुआ आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो से प्रदर्शित किया जाता है। संकेत आर को गुणनफल योग सहसंबंध गुणांक या कार्ल्स पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के रूप में जाना जाता है। चिन्ह रो को अनुस्थिति क्रम सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन अनुस्थिति सहसंबंध गुणांक के रूप में लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे दोनों अलग अलग विधियां हैं और अलग अलग जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी इसे आर एक्स वाई के रूप में भी लिखा जाता है, जिसका अर्थ एक्स और वाई चरों के मध्य सहसंबंध को जानना होता है। मुख्य रूप से आप इसे आर और रो के रूप में देख पाएंगे। दो चरों के बीच सहसंबंध मान का परिणाम अधिकतम सीमाएं 0 से शुरू होती हैं और +-1 तक जाती है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें ये तो पता चल पा रहा है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या एक के दूसरे से घटता है, यानी हमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहसंबंध तो पता चल पा रहा है, लेकिन उसकी लिमिट क्या है, वो हाईएस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या लोवेस्ट जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति को अगर हमें जानना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इनकी सीमाएं कितनी होती हैं। तो सीमाएं हमने पढ़ा भी, आप देखना चाहेंगे तो आप तालिका 17.1 में इसके जो गुणांक है उसको भी दे सकते हैं। तो अगर हम हाईएस्ट की बात करें कि हाईएस्ट रूप से सहसंबंध कैसा है, तो पूर्ण रूप से धनात्मक है या पूर्ण रूप से ऋणात्मक सहसंबंध है। तो अगर +-1, अगर +1 है तो हम कहेंगे धनात्मक रूप में जा रहा है, +-1 है तो ऋणात्मक रूप में जा रहा है। तो 1 क्या है, सबसे हाईएस्ट लेवल है, और 0 क्या है, सबसे लोवेस्ट लेवल है। अगर कोई डेटा आता है, देखिए यहाँ पर याद करिएगा +1 है केवल, उसके बीच में हम 0.0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0.00 से लेकर के अगर +-0.10 आता है तो हम उसे कहेंगे नगण्य, बहुत कम से संबंध पाया जा रहा है, चाहे वो धनात्मक है चाहे वो ऋणात्मक है, ठीक है। अगर यही 0.10 से +-0.30 के बीच में आता है तो हम कहेंगे अत्यधिक निम्न है। यहीं पर और आगे बढ़ते चले जाए, 0.30 से लेकर के -0.30 से लेकर के +-0.50 पे जाएंगे तो निम्न धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, निम्न धनात्मक या ऋणात्मक। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे वैसे हमारे अधिकतम सीमाएं हमें प्राप्त होती चली जाती है। जैसे 0.90 से लेकर के +-9.99 पर अगर हम जाएंगे तो अधिकतम धनात्मक या अधिकतम ऋणात्मक जो है सहसंबंध पाया जाता है। तो इससे हमें बिल्कुल एक लिमिट पता चल गई। ये तो हमें पता चल गया कोई चीज धनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन कितनी जुड़ी हुई है ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये जानने के लिए हम इस प्रकार के गुणांक का उपयोग करते हैं। अब ये जो हमने इसके ऊपर पढ़ा था कि अगर हमें जानना हो तो हमारे पास दो विधियां हैं, एक स्पीयरमैन की अनुस्थिति क्रय सहसंबंध गुणांक और दूसरा पियर्सन गुणनफल योग सहसंबंध गुणांक। देखिए हमने इसके पहले आपने ध्यान दिया होगा, हमने शुरू में पढ़ा था कि ये सारी चीजें हमारे पास डिपेंड करती है कि हमारे पास आंकड़े कैसे हैं। जब हमने पहली बार जब आंकड़ों के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास आंकड़े भी दो प्रकार से स्टैटिस्टिक में इस्तेमाल किया जाता है, एक पैरामीट्रिक होती है, नॉन पैरामीट्रिक होती है। पैरामीट्रिक जिसमें कुछ निर्धारित चीजें होती हैं, कुछ निर्धारित पैरामीटर होते हैं, जैसे हमारे पास होमोजेनियस, जैसे कंटिन्यूटी, डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए, डेटा हमारा इंटरवल स्केल में कम से कम होना चाहिए, एन जो है नंबर जो है 30 से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम पैरामीट्रिक का उपयोग करेंगे। और अगर हमारे पास संख्या 30 से कम है, डेटा कंटिन्यूअस नहीं है, डेटा इंटरवल स्केल पे भी नहीं है, तो हम ऐसी स्थिति में नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी दो प्रकार की विधि दी गई है अगर हमें सहसंबंध जानना है। एक विधि है जिसमें अगर खासकर स्पीयरमैन अनुस्थिति क्रम सहसंबंध गुणांक ऐसी विधि जिसमें अगर हमारे पास N30 से कम भी है, जो डेटा हमारा वो ऑर्डिनल स्केल पे है और कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम स्पीयरमैन अनुस्थिति क्रय सहसंबंध गुणांक का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हमारे पास डेटा 30 से ज्यादा है, डेटा कॉन्टिन्यूअस है, डेटा नॉर्मेलिटी भी है, तब ऐसी स्थिति में हम पियर्सन गुणनफल योग सहसंबंध गुणांक का उपयोग करते हैं।
सबसे पहले देखते हैं स्पीयरमैन अनुस्थिति क्रम सहसंबंध गुणांक। जब हमें क्रम जानना हो, रैंक डिसाइड करनी हो और रैंक का एक दूसरे के साथ क्या कोरिलेशन है, तो ऐसी स्थिति में हम स्पीयरमैन की स्टैटिस्टिक का उपयोग करते हैं। सहसंबंध के अनुस्थिति क्रम गुणांक का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब आंकड़े क्रमिक पैमाने पर होते हैं और ये दो चरों के मध्य संबंध में नमूना आकार n 30 से कम होता तब इसका उपयोग करते हैं। ये x का सूत्र लिखा हुआ है, n माइनस 1 माइनस सीक समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाई n, ब्रैकेट में n बाई n स्क्वायर माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे आप रख करके आसानी से स्पीयरमैन अनुस्थिति क्रम से संबंध गुणांक के बारे में जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।